मेरा क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट एंड हाउ टू गेन इट, हाउ टू अचीव इट। ठीक है। जैसे सर ने पूछा कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि क्या होती है कि स्पिरिचुअलिटी एक जीने का ढंग है, एक पार्ट ऑफ लाइफ है, मतलब कि हम कैसे जीते हैं। तो जैसे अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ अपने, कि ये जब नहीं था मेरा पार्ट ऑफ लाइफ, उससे पहले मैं कई सारे ऐसे काम कर रहा था जो बिल्कुल ऐसे एकदम बेवकूफ़ों वाले काम लगते हैं, और मैं अपने आसपास लोगों को देखता हूँ तो वो ऐसे ही कर रहे हैं। जैसे कि एक बहुत बहुत अच्छा सा एग्जांपल है कि अगर जैसे मैंने कोई लड़की देखी और मैं एकदम से अट्रैक्ट हो गया, फिर मेरा इमोशंस और पूरा ब्रेन उसी की तरफ कि कैसे बात करना है। लेकिन अभी जब मैं अगर देखता हूँ तो तुरंत जान जाता हूँ कि हाँ, एक सेंटर है, वो काम कर रहा है, बहुत हाइपर है, लेकिन वो शांत भी हो जाएगा, धीमे धीमे शांत हो जाएगा। और फिर एक आई सेंटर है जो वो रैशनल डिसीजन लेगा कि हाँ, सच में बात करनी है या नहीं करनी है। वो क्योंकि वो डिपेंड करता है कि मुझे फिर आगे कैसी लाइफ जीनी है। तो एक पार्ट ऑफ लाइफ एक ऐसा है स्पिरिचुअलिटी जो बहुत जीने का एक ढंग बहुत सही होता है, एक बहुत सही तरीका है जीने का। और फिर सर ने पूछा कि एनलाइटनमेंट क्या होता है। लाइटनमेंट में तो अभी तो हमें खुद ही नहीं हुआ, जहाँ तक बस हमें इतना लगता है कि बहुत पीसफुल स्टेट होती है, जब हम शांत होते हैं बहुत ज़्यादा, किसी भी सिचुएशन में बहुत शांत रह सकें, अपने माइंड को हावी ना होने दें। और फिर कैसे करना है अचीव एनलाइटनमेंट को, ये तीसरा क्वेश्चन है सर का। ये अभी तो जैसे हमें कृष्ण मूर्ति को हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो उनके हिसाब से तो, या फिर मुझे भी इतना मैच करता है उनकी फ्रीक्वेंसी कि ऑब्जर्वेशन ही एक तरीका है, और बाकी मुझे कोई प्रैक्टिसेस तो नहीं लगती इसको कोई लेकर। ऑब्जर्वेशन इज़ द ओनली वे मेरे हिसाब से, कि अपने थॉट्स को जितना ज़्यादा हम वॉच करेंगे उतना ही माइंड साइलेंट होता चला जाता है। और फिर साइलेंस में हम जितना ज़्यादा रहना सीख लेते हैं और पेशेंसली रहना सीख लेते हैं, तब शायद कुछ आगे ऐसा होता हो, या नहीं भी होता हो, वो साइलेंस ही काफ़ी अच्छा है। तो आपके हिसाब से ऑब्जर्वेशन ही है जिसके ज़रिए एनलाइटमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, जो भी हो सकता है, इसी से। अगर ये बात रही मन में कि किसी चीज़ को करने से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो फिर उस प्रैक्टिस को आप अंत तक नहीं करेंगे। जैसे अगर मुझे लगता है कि मेरा मरीज़ है, अभी आपके डॉक्टर ने आपसे कहा कि ये दवाई आपको 2 महीने खानी है, और आपके मन में ये बात है कि नहीं, हो सकता है इस इलाज से ठीक भी हूँ चाहे ना हूँ, तो आप उस दवाई को 2 महीने नहीं खाओगे। और वहीं पर आपको पता है कि कोई बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक, और उसको जड़ से ख़त्म करना है, तो आप जितना दिन बोला गया है उससे शायद 2 दिन एक्स्ट्रा खा लो। एक आदमी ने क्वेश्चन पूछा कृष्णमूर्ति से, डज अवेयरनेस मीन अ स्टेट ऑफ फ्रीडम और मियरली अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन? कि क्या अवेयरनेस का मतलब है एक पूरी तरह से फ्री स्टेट, एक एनलाइटेंड स्टेट, या देखते रहो देखते रहो देखते रहो? कि क्या ऑब्जर्वेशन एनलाइटमेंट है, या अपने को ज़िंदगी भर ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा? देखिए क्या बोले वो। दिस इज़ रियली अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये हल्की फुल्की चीज़ नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। बोलते हैं, क्या इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि अवेयर रहना क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस? अब जैसे आपने उस दिन मुझसे पूछा, नहीं आपने मतलब बताया, मैं सेंटर पे भी पूछा था बच्चों से कि कौन कौन है जो अल्कोहल लेता है, तो जो लोग रेगुलरली लेते हैं उन्होंने तो हाथ ही नहीं उठाया। एक बच्ची ने खाली हाथ उठाकर बोला कि मैं कभी कभी अपने हस्बैंड के साथ में ड्रिंक कर लेती हूँ। तो जब भी कोई ऐसा बोलता है कि मुझे कैजुअली ड्रिंक कर लेता हूँ, तो मुझे उस आदमी की लाइफ के बारे में बहुत डर लगता है। मुझे लगता है नॉट ड्रिंकिंग इज़ नॉट ओनली अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस, ड्रिंकिंग इज़ अ वेरी डेंजरस हेल्थ प्रैक्टिस। तो नहीं पीना एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है।
ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे आप पी करके ड्राइव नहीं करना, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। से बहुत गहरे पानी में आप छोटे बच्चे को नहीं छोड़ सकते, आप खुद भी नहीं रहेंगे। इसलिए पहले कहते हैं सवाल तो पूछ लिया है, लेकिन क्या इसकी इम्पोर्टेंस को हमें पता होना चाहिए। तुमने मुझे पास्ट में हर्ट किया है, या शायद तुमने मुझे धोखा दिया है, या तुम मेरे प्रति बहुत क्रूएल थे, निर्दयी थे। तुमने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, मुझे मस्का मारा, और ये सारी बातें कॉन्शियसली, मतलब मेरी मेमोरी में या मेरे अवचेतन में, अनकॉन्शियस में, वो सब अभी भी हैं, स्टोर्ड है। और जब मैं इन सब चीज़ों को देखता हूँ, इनके प्रति अवेयर रहता हूँ, तो ये अवेयरनेस की केवल शुरुआत है। नेक्स्ट लेयर, आई कैन ऑल्सो बी अवेयर ऑफ माई मोटिव्स। मोटिव्स का मतलब है इस काम को करके मैं क्या पाना चाहता हूँ। आपने बहुत ही दबे शब्दों में कहा, सर अवेयर रह कर के शायद एनलाइटमेंट हो ना हो। मोटिव है, एनलाइटमेंट होना है, लेकिन कृष्णमूर्ति को पढ़ के ये भी समझ में आ गया है कि एनलाइटमेंट की बात नहीं करनी है, एंड की बात नहीं करनी है, रिजल्ट की बात नहीं करनी है। तो दबे शब्दों में सबको चुपचाप सोचते रहना है कि हाँ हाँ एनलाइटन होंगे। जब किसी दोस्त के साथ बात करेंगे तब बात कर सकते हैं, बिना कैमरे के बात करेंगे तब बात कर सकते हैं कि कुछ साल बाद एनलाइटन होंगे। जब हम किसी के प्रति या अपने थॉट के प्रति अवेयर हैं, तो क्या हम अपने मोटिव्स के प्रति अवेयर हो सकते हैं? मतलब मेन रूप से स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते रहना, उसे डिस्टर्बेंस जो हमारी सफरिंग है वो चीज़ को देख पाना। नहीं, जब हम कोई चीज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने अंदर में, तो उस ऑब्जर्वेशन से क्या पाना चाहते हैं? ऑब्जेक्शन जैसे माइंड जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मतलब सही डायरेक्शन में स्पिरिचुअल पाथ का वो चीज़ जो इनलाइटमेंट है वो बाय प्रोडक्ट वो आएगा, उसका कुछ इमेजिन नहीं। हाँ, देखिए आपने दो बातें कही। आपने कहा जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरा सफरिंग कम होगा, और जो एनलाइटमेंट है वो अपने आप आएगा, राइट? इसका मतलब दो मोटिव है। जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरे साथ दो चीज़ें होंगी, एक तो मेरा सफरिंग तुरंत कम होगा, और एक जब एनलाइटमेंट होने वाला होगा बाद में। तो ये दो मोटिव्स हैं। जैसे आप कहीं सरकारी ऑफिस में अपने फाइल को आगे बढ़ाने के लिए कुछ घूस बताई दो, ऐसे ही आप अपने अंदर में बताते हो कि जब मैं अंदर ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरा सफरिंग कम होता है और मैं भविष्य के लिए एनलाइटमेंट के लिए तैयार हो रहा हूँ। क्या ये दोनों चीज़ें दिखती हैं कि ये थॉट, ये मोटिव चल रहा है मेरे अंदर में? ऑफ माई हैबिट्स ऑफ थॉट्स। अभी इन्होंने मुझसे कहा कि सर मैं 3 गाने लूप में सुन रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ। एक तो वहाँ कौन है तेरा, और प्यार किया तो डरना क्या, तेरे नैना तलाश करें। ये गाने अच्छे लग रहे हैं कि स्पिरिचुअल गाने हैं? अच्छे लग रहे हैं और स्पिरिचुअल गाने। तो ये कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि मैं अपने थॉट्स की हैबिट्स के प्रति भी अवेयर। ये सेकेंड लेयर का है। पहला लेयर है जब आप किसी को देखते हैं और तुरंत आपके मन में उसके लिए ओपिनियंस बनते हैं, ये आदमी दुष्ट है, ये आदमी अच्छा है। ये सब अपने आप ही होता है, और इन सब के प्रति हम अवेयर नहीं होते। इन सबको मानते हैं हम लोग कि ये आदमी है, मैं बता रहा हूँ ये अच्छा आदमी है, और ये आदमी को भरोसा नहीं कर सकते आप। ये फिक्स थॉट्स हैं, बनता रहता रोज़। लेकिन जब आप इसके प्रति अवेयर होते हो तब धीमे धीमे आपको अपने अंदर में अपने मोटिव्स, मतलब जब मैं अवेयर रहूँगा तो मैं क्या क्या चीज़ें पा सकूँगा, या किसी से मैं जो कह रहा हूँ उससे मुझे क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सब मेरे अंदर में थॉट्स में चलती हैं, माइंड में चलता है। उसके प्रति भी मैं अवेयर हो सकता हूँ, थॉट्स की हैबिट के प्रति भी मैं अवेयर रह सकता हूँ। अब एक और थर्ड लेयर, हम सब सोचते हैं ढेर सारी चीज़ें, उसी सोच की मदद से हम पढ़ते हैं, भाई स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने अंदर में वहाँ तक नहीं पहुँचते। लिमिटेशंस ऑफ माइंड, लिमिटेशंस ऑफ माइंड, जो भी दुनिया के
बहुत अच्छे ऑथर्स हैं, जैसे कृष्णमूर्ति बहुत अच्छे राइटर भी हैं, थिंकर थे तो लिखते भी थे। तो उनको एक पॉइंट के बाद दिखाई दिया कि थॉट्स यहीं तक देख पाते हैं, मैं तो देख लेता हूँ उसके पार भी, लेकिन थॉट्स यहीं तक देख पाते हैं। तो जो आदमी अवेयर रहता है उसको दिखाई देता है थॉट्स की लिमिटेशन, माइंड की लिमिटेशन, उसकी अपनी कंडीशनिंग। अगर मेरे मन में आपके लिए कोई ओपिनियन है कि अच्छे आदमी हैं, ये ख़राब आदमी हैं, और वो जम गई है, फिक्स्ड हो गई है, तो उसको बोलते हैं कंडीशनिंग। ये आम आदमी उसी कंडीशनिंग के थ्रू काम करता है। अगर किसी को डिसलाइक करता है तो ज़िंदगी भर डिसलाइक करता है, लेकिन जब आपको ये दिखना शुरू हो जाता है कंडीशनिंग, तो उसको थर्ड लेयर ऑफ अवेयरनेस कहते हैं। वो देख पा रहा है कि हाँ ठीक है, ये मैं माइंड को एक कार की तरह देख रहा है, एक साइकिल की तरह देख रहा है कि साइकिल की स्पीड खाली इतनी है, कार की स्पीड खाली इतनी है, मैं तो इससे भी तेज़ी से दूर तक जा सकता हूँ। मेरी लिमिटेशन नहीं है, माइंड की लिमिटेशन है। और मुझे ये भी दिखना शुरू हो रहा है कैसे अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग लोगों की मेरे मन में कंडीशनिंग बन रही है, फिक्स्ड आइडियाज़ बन रहे हैं। और उसके बाद धीमे धीमे एक और चीज़ आपको दिखती है, मतलब वो आपको इंक्वायरी शुरू हो जाती है कि क्या ये जो माइंड का चक्कर है इससे मैं फ्री हो सकता हूँ। ये बात नहीं, ये मोटिव नहीं है। हम जब ये पूछते हैं ना कि हम सोते हैं तब तो फ्री हो ही जाते हैं, लेकिन एक इंक्वायरी है कि यार मेरे मन में ये सब बातें चल रही हैं, क्या इनसे फ्री होने का कोई तरीका है। इंक्वायरी वर्ड नहीं होते, इंक्वायरी क्वेश्चन होता है। अगर कोई साइंटिस्ट है, किसी बीमारी का इलाज खोज रहा है, तो वो इंक्वायरी है। तो आप धीरे धीरे अंदर जाकर के एक, जब आप ऑब्जर्व होते हो तो आप ये भी देख पाते हो कि क्या इनसे फ्री हुआ जा सकता है। आप जैसे बीमारी है ना बॉडी में, अगर बीमारी है तो आप पूछते हो कि क्या ये बीमारी से फ्री हो सकते हो। आपको दिखा पहली बार कि माइंड की क्या है, लिमिटेशन है। तो जब लिमिटेशन है तो क्या उससे फ्री हो सकते हैं। जब तक लिमिटेशन नहीं दिखाई देगा तब तक उसे फ्रीडम क्यों चाहिए। भाई मेरा सारा काम मेरे थॉट से हो रहा है, माइंड से हो रहा है, तो मुझे फ्रीडम नहीं चाहिए। लेकिन पहली बार दिखा, अरे थॉट्स बने अपंग। थॉट तो ऐसा है जैसे कि पैरों में बैसाखी है, पैर लंगड़े हैं, क्या बैसाखी फेंक करके भी मैं चल सकता हूं। क्या मैं थॉट्स के, माइंड के बिना भी जी सकता हूं। ये इंक्वायरी होती है जब आप लिमिटेशन को देख पाते हैं। अगर आप बोलते हो सर मुझे पता है कि अगर ऑब्जर्व करेंगे तो निकल जाएगा, सफरिंग ख़त्म हो जाएगी, और अगर ऑब्जर्व करते रहेंगे तो एनलाइटन भी हो जाएंगे, तो ये अवेयरनेस नहीं है, ये नई कंडीशनिंग है। आप अवेयर हो नहीं रहे हो, आप अपने आप को बोल रहे हो कि हम अवेयर होंगे तो ये होगा, अवेयर होंगे तो ये होगा। पहले हम गाली देते थे, गाली की आदत पड़ गई। फिर हम गाने सुनते थे, गाने की आदत पड़ गई। अब हम स्पिरिचुअल बातें करते हैं तो स्पिरिचुअल बातों की आदत पड़ गई। बजाय अवेयर होने के, माइंड के प्रति अवेयर होने के, हम थॉट्स को रिपीट कर रहे हैं। इसलिए कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ये कहना कि माइंड फ्री हो सकता है या नहीं फ्री हो सकता है, ये अभी भी कंडीशनिंग है। आपने 100 किताब पढ़ लिया, बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं। इसलिए रमन जैसे लोग बोलते हैं किताब पढ़ के क्या फ़ायदा। अगर तुम खुद को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो तो किताब पढ़ के क्या फ़ायदा। और अगर तुम ऑब्जर्व करते हो तब जा करके अवेयरनेस और आगे बढ़ता है, एक कदम और आगे। जो भी आदमी अवेयरनेस को जीना शुरू करता है तो वो पहली बार वो जानना चाहता है कि यार ये एक बड़ा सा डस्टबिन है, कचरे का डब्बा, और उसमें ढेर सारा कचरा कई जन्मों से पड़ा हुआ है, अब निकल रहा है अंदर अंदर से। तो जानना चाहता है क्या क्या है। जो आदमी अपने प्रति अवेयर नहीं है वो बोलता है नहीं मैं तो अच्छा आदमी हूँ, दुनिया मेरे साथ बुरी करती है। सब लोग यही बोलते हैं। जब अवेयर होता है तो आदमी बोलता है नहीं मेरे अंदर पता नहीं क्या क्या है। जो आदमी अनअवेयर है वो बोलता है नहीं मुझे हाँ अच्छा ये वाली कमी थी, इसको मैं सुधार लूँगा, बदल दूँगा। लेकिन जो आदमी अवेयर होता है वो बोलता है आखिर जो है पहले पता तो चले, मैं जो हूँ पहले पता तो चले, किस चीज़ में मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्या चीज़ के लिए मैं इमोशनल हूँ।
कौन कौन सी थॉट्स मेरी फिक्स्ड हो चुकी हैं। इसलिए मैं डर गया जब आपने कहा कि सर ओकेजनली ड्रिंक करता हूँ, उससे कुछ नहीं होता, ये एक फिक्स्ड थॉट है। फिर आगे कृष्णमूर्ति बोलते हैं सेल्फ नॉलेज क्या होता है? बीइंग वॉचफुल फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, एक एक क्षण वॉचफुल रहना, अपने सारे थॉट्स को, सारी फीलिंग्स को, सारे रिएक्शंस को, कॉन्शियस हो चाहे अनकॉन्शियस, और इसी प्रोसेस में कॉन्स्टेंटली ये डिस्कवर कर पाना, ये खोज पाना कि ऑब्जर्वेशन का इंपॉर्टेंस कितना है। जब तक आप कोई काम नहीं करते तब तक आपको उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चलता। अभी हम लोगों के पास 2 रूम्स हैं, हम लोग गेस्ट को बुलाते हैं। जब एक गेस्ट हमारे यहाँ आए और उन्होंने बताया कि आपका रूम तो बहुत अच्छा है लेकिन उसमें इंटरनेट का वाईफाई पासवर्ड नहीं दिया था आपने, अच्छे होटल में देते हैं वो लोग। तब मेरे मन में क्वेश्चन उठा, अच्छे होटल में और क्या क्या करते हैं? तब मैं जब होटल में गया तो देखा अच्छे होटल में तो हर छोटी छोटी चीज़ साफ़ सुथरी होती है। उसमें टॉवल साफ़ सुथरा होता है, साबुन रखा होता है, ज़मीन एकदम पुछा होता है, बेड पे जो चादर होती है वो इतनी ज़्यादा महीन होती है। मैंने डॉक्टर एमपी से बोला, एमपी वो चादर होना हो, जो अच्छे होटलों में चादरें कम से कम 1000-1200 के आती हैं। बोलती है पागल हो, 1000-1200 की चादर तो हमारी है, वो 3-4 हज़ार की चादर आती होगी। उसमें थ्रेड काउंट बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप कोई काम करते हो ना तभी उस काम की सिग्निफिकेंस मालूम पड़ती है। आज हम लोग वीडियोस बनाते हैं, आज तक कभी ध्रुव राठी को मैंने बहुत ध्यान से देखा नहीं। अब मैंने देखना शुरू किया, उसका वीडियो देखा, तब मुझे लग रहा है कि वो कैसे हुक्स डालता है, कैसे रिसर्च करता है। जब आप कोई काम करते हो तब उसकी सिग्निफिकेंस मालूम पड़ती है। आप आजकल काउंटर पे बैठते हैं, अब एक पेशेंट बोल रहा है कि डॉक्टर सुधाकर मिश्रा का पेशेंट लिखो, आपने सुधाकर रखा लेकिन मिश्रा की जगह तिवारी लिख दिया, तो मिस्टेक हुआ, मिस्टेक से आपको डांट पड़ी। तब आपको मालूम पड़ा कि किसी चीज़ में कितना बारीकी से काम करना होगा। जब आप ऑब्जर्व करते हो तब मालूम पड़ता है कि ऑब्जर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप वो काम नहीं करते हो आपको पता नहीं चलता कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि ठीक है, कौन सी बड़ी क्या हो गया। ऑब्जर्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको ऑब्जर्व करके ही पता चलता है। इसी को बोलते हैं सेल्फ नॉलेज। इनके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट 24 घंटे हो रहे उसी को ऑब्जर्व करो, अलग से एक्सपेरिमेंट करने के लिए बताएंगे नहीं बता रहे। देखिए, अवेयरनेस का फर्स्ट लेवल जब आप शुरू करेंगे, लोग बोलते भी हैं, पूछते भी हैं कि सर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी करनी है। चाहे आप सुबह की योगा प्रैक्टिस करते हैं या जनुगा में बताया गया प्रिज्म प्रैक्टिस बोलते हैं, प्रिज्म को देखना है। वो सारी की सारी चीज़ें आपके माइंड को, अपने आप को देखने के लिए ही करना है। और देखना क्यों है? ताकि पता चल सके कि क्या क्या चीज़ों से आपका माइंड बन रहा है। पुरानी को छोड़कर नए तरीके से बन रहा है, फिर पुरानी छोड़ नए तरीके, वो आपको लग रहा है कि अब मैं एनलाइटमेंट की तरफ जा रहा हूँ, बट नए नए आइडियाज़ को अपने ऊपर ओढ़ रहा है। ऑब्जर्वेशन ही वो चीज़ है जो आप पहचानने में और उससे फ्री होने में आपकी मदद कर रहा है। लेकिन ये खाली एक लेवल का गेम खेलकर ख़त्म नहीं हो जाएगा। आपने देखा अपने रिएक्शन को और देख लिया फिर छोड़ दिया, खाली वहाँ से ख़त्म नहीं हो जाएगा। गेम को सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल पे ले जाना पड़ेगा। जो लास्ट लेवल तक का गेम है ऑब्जर्वेशन का, वहाँ तक ले चलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज़ में जो रमण महर्षि के ऊपर है। एक किताब है जिसका नाम है डे बाय डे विथ भगवान। इसको लिखा है मिस्टर देवराज मुदलियार ने, फ्रॉम द डायरी ऑफ देवराज मुदलियार। और उसमें 2-2.5 साल तक के लिए उनके साथ रहे थे, रमण महर्षि के साथ में। जब भी उनके पास कोई बैठता था, ये भी वहाँ रहते थे, तो जो भी बातचीत होती थी वो उसको लिखते थे। तो 16 मार्च 1945 में सुबह सुबह एक आदमी आया। उसने रमण महर्षि से पूछा, शुड आई गिव अप माई बिजनेस एंड टेक टू रीडिंग बुक्स ऑन वेदांत? क्या मैं अपना काम धंधा बंद करके, बिजनेस बंद करके स्पिरिचुअल बुक्स को, वेदांत को पढ़ना शुरू कर दूं? भगवान बोलते हैं, रमण महर्षि कहते हैं, इफ़ द ऑब्जेक्ट्स हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दैट इज इफ दे एग्जिस्ट एनीवेयर अपार्ट फ्रॉम यू, देन इट मे बी पॉसिबल फॉर यू टू गो अवे फ्रॉम देम। इस दुनिया में जो भी चीज़ें हम लोग छोड़ना चाहते हैं
वो हमसे अलग नहीं है, वो कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर कोई आदमी कहता है मैं शराब छोड़ दूँ, बीवी छोड़ दूँ, अपना घर बार छोड़ दूँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें दिखती हैं बाहर, लेकिन वो हमसे अलग कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इफ़ दे एग्जिस्ट एनीवेयर अपार्ट देन इट इज़ पॉसिबल टू गो अवे फ्रॉम देम। अगर वो सचमुच में बाहर होते तो फिर आप उनसे अपने आप को अलग कर सकते थे, बट दे डोंट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम यू। बट सच्चाई ये है कि जो भी चीज़ों को हम छोड़ना चाहते हैं वो हमारे मन के अंदर है, वो हमसे अलग कुछ नहीं है। दे ओ देयर एग्जिस्टेंस टू यू, टू योर थॉट। वो इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके विचारों के ज़रिए। सो वेयर कैन यू गो टू एस्केप देम? रमन पूछते हैं कहाँ जाओगे अपने बिजनेस को छोड़ने के लिए, कहाँ जाओगे? एज फॉर रीडिंग बुक्स ऑन वेदांत, यू मे गो ऑन रीडिंग एनी नंबर ऑफ देम। और जहाँ तक रही किताब पढ़ने की बात, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने की बात, जितनी पढ़नी है पढ़ लो। दे कैन ओनली टेल यू रियलाइज सेल्फ विद इन यू। वो केवल तुमसे यही कहेंगे कि अपने आप को जानो। द सेल्फ कैन नॉट बी फाउंड इन बुक्स। जो सेल्फ है वो किताबों में नहीं मिलती। यू हैव टू फाइंड इट आउट फॉर योर सेल्फ इन योर सेल्फ। तुम्हें खुद ही जानना होगा अपने आप को, अपने अंदर ही जानना होगा। अभी आपको समझ में नहीं आया ना बाहर कैसे है? आप बीच में बोलते हैं ना कि थॉट। देखिए, जब हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो 3 चीज़ें हैं उसमें। हर थॉट के पीछे 3 चीज़ें हैं। एक तो उस चीज़ का विचार, मुझे कोई सामान खरीदना है, या मुझे कोई करियर बनाना है, मुझे किसी से शादी करनी है, कोई भी चीज़ जो हम करना चाहते हैं, एक उसका थॉट। और एक बिल्कुल अलग है इससे, वो है उसके प्रति हमारा इमोशन। और वो इमोशन का कोई लॉजिक नहीं होता, हमको पसंद होता है या नापसंद होता है। तो जो चीज़ आपको पसंद है आप उसको छोड़ भी दोगे तभी आपके मन में से उसकी पसंदगी कहाँ से जाएगी? इनफैक्ट जब आप उसको छोड़ के फेंक दोगे तो और ज़्यादा उसके बारे में सोचोगे। जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो, उसके प्रति आपके मन में 3 रिस्पॉन्सेस हैं। एक तो उसका फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि, थॉट। लेकिन वो थॉट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे अंदर में उसके लिए क्या है? इमोशंस हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशन। और थर्ड चीज़ वो सबसे स्ट्रांग है, वो हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी का हैबिट्स। कोई आदमी अगर सेक्सुअली किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, उसको छोड़ना चाहता है, तो उसकी बॉडी क्रेव कर रही है उसके लिए। कोई आदमी अपना एडिक्शन छोड़ना चाहता है तो उसकी बॉडी क्रेव कर रही है। तो 3 चीज़ें हैं। तो अगर आपको छोड़ना ही है तो इन तीनों को पहचानना होगा, तभी छूटेगा। इसलिए सेल्फ को जानने का मतलब है कि ये आप पहचाने कि कैसे, कौन कौन से इमोशन से आपने खुद को जोड़ रखा है उनके साथ। अभी कल मैं अल्ट्रासाउंड कर रहा था, तब तक से एक पेशेंट ने चिल्लाना शुरू किया पीछे मैम के पास। वो मेरी रिपोर्ट लेकर गया और मैम को दिखा रहा था, और मुझे गुस्सा आ गया तुरंत कि मेरे पास क्यों नहीं आया, मुझे दिखाए। और उसी सेकंड में ही मुझे ये भी समझ में आ गया कि वो उनके पास क्यों गया है, क्या बात हो रहा है मुझे मालूम नहीं है। बिना समझे मुझे गुस्सा भी आ गया। तो वो मेरा इमोशनल रिस्पॉन्स है। वो पेशेंट बाहर नहीं था, वो मेरे मन के अंदर है। मतलब वो इमोशन मेरे मन के अंदर है। मैंने उसी समय अपने आप को ये कहा, मतलब मैंने वर्ड्स नहीं यूज़ किए, मैंने कहा पहले वो जो कर रहा है करने दो, वो अपना काम कर रहा है करने दो। तो कोई भी सामान 3 गुण से आपसे कनेक्टेड है। आई सेंटर मतलब सत्व, ई सेंटर मतलब रजस, और एस सेंटर मतलब तमस। हर एक सामान, ये 3 गुण हैं आपके मन के अंदर। इसीलिए आप उसके बारे में सोच ही रहे हैं। वो सामान बाहर है ही नहीं,
जैसे हम रात को सोते समय सपना अपने मन में से क्रिएट करते हैं, ऐसे ही हम दिन में जिस सामान को पाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, अपने तीनों गुणों के अपने मन के अंदर से क्रिएट कर रहे हैं। जब ऐसा समझ में आ जाता है तो आप कहीं भागते नहीं हैं। आप खुद को ये पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, ये सब चीज़ें किसको हो रही हैं, ये सब कौन है जो छोड़ना चाहता है, वो कौन सी एंटिटी है जो तीनों गुणों से अलग है। और वो आप बोलते नहीं हैं, वो आप शांत होकर के बैठ करके देखते हैं। द ओनली सीक्रेट टू बी ए डिटैच्ड इज टू बी काम डाउन। बहुत जोर से तूफान आया था अभी कल या परसों दुबई में, बहुत जोर से तूफान आया था, पूरा तहस नहस हो गया, पूरा तहस नहस हो गया पूरा। बट ठीक है, तहस नहस हो गया, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया। ऐसे हमारे अंदर में तूफान चलता है, सामानों को लेकर के, घटनाओं को लेकर, फिर नॉर्मल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। चॉइसलेस अवेयरनेस, अवेयरनेस से खुद को जानना। ये बातचीत बहुत रेयर, बहुत इंसाइटफुल मास्टर्स कर पाते हैं। और अगर आप इनके कांटेक्ट में हैं या इनकी किताबें भी पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं। आप डायरेक्ट बहुत से ऐसे डीटीज़, ऐसे जन्म बाईपास कर जाएंगे जो वैसे नहीं हो पाता। कि भक्ति का मूवमेंट, भजन का मूवमेंट, और जहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं होती वहाँ पर भी एक तरह का कट्टर मूवमेंट। जैसे जो लोग गुरबाणी पढ़ते हैं, वहाँ मूर्ति की पूजा नहीं होती, वहाँ गुरु की पूजा होती है। जो लोग हाँ, कुरान जो लोग पढ़ते हैं वो लोग भी किसी डीटी की पूजा नहीं करते। तो अभी इसी समय धरती में करोड़ों लोग हैं जो अवेयरनेस नहीं जानते, और अवेयरनेस की प्रैक्टिसेस कभी कर ही नहीं पाएंगे। वो पूरी ज़िंदगी केवल अपने आप को दूसरे के लिए सरेंडर करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को नहीं जानेंगे। अपना सेल्फ डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। कृष्णमूर्ति, गौतम बुद्ध, ये दो मास्टर्स ऐसे थे जिन्होंने इसको दुनिया के सामने रखा। एकहार्ट टोल ने उसके बाद अब जाके रखा, उसी को नाम दिया पावर ऑफ नाउ, अभी में रह पाना। ये अपने आप में बहुत इमेजिनेशन के परे है। बहुत मुश्किल है सोचना कि अगर इसी मोमेंट पे हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं किसी बोझ में, किसी परेशानी में हूँ, लेकिन फिर भी अगर इसी मोमेंट पे रह सकूँ तो मैं सीधे ईश्वर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकता हूँ। ये नहीं कि मैं उनको देख सकता हूँ। अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तब भी वेदांत की भाषा में द्वैत है। द्वैत मतलब पेन। एक हस्बैंड वाइफ, एक माँ बेटा बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, लेकिन फिर भी पेन होता है। जब एक को दर्द तकलीफ़ होती है तो दूसरे को भी होता है। जहाँ पर भी हम अपने बिलवेड से, चाहे वो ईश्वरी क्यों ना हो, अलग हैं, वहाँ पेन है। और ये पेन लाखों करोड़ों लोग झेलते रहेंगे क्योंकि वो ईश्वर को मानते हैं मुझसे कुछ अलग। ये बहुत रेयर मास्टर्स हैं और हम लोग भी बहुत किस्मत वाले हैं कि ऐसे मास्टर्स के टीचिंग्स के लिए हम रेडी हो पा रहे हैं। मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड है, वो जानता है, उसने पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो लोगों को भक्ति कराने के लिए, अपनी भक्ति कराने के लिए अग्री करता है कि तुम मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो तो तुम भगवान को पा जाओगे। वो द्वैत को प्रपोज कर रहा है। या ये भी हो सकता है
कि उसको कृष्णमूर्ति की अवेयरनेस या गौतम बुद्ध की टीचिंग एक पॉइंट तक समझ में आई, उसके बाद छोड़ दिया। जो कल हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो ये था, डज अवेयरनेस मीन अ स्टेट ऑफ फ्रीडम और मेयरली अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई भी चीज़ जब हम सुनते हैं एक दो बार, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाती है। अवेयरनेस शब्द मेरे ख्याल से अनुज के लिए नया है, आपके लिए भी थोड़ा बहुत नया होगा। मैंने बताया था लास्ट टाइम कि अवेयरनेस हमेशा किसी संदर्भ में होता है, किसी कॉन्टेक्स्ट में होता है। अरे क्या तुम्हें पता है बैंक कहाँ है? तो बैंक का पता है, वो पता अवेयरनेस है। क्या तुम अवेयर हो कि तुम्हें कौन सी बीमारी है? अंग्रेज़ी में अवेयर मतलब हिंदी में पता होना, हिंदी में इसको ज्ञान भी कहते हैं। तो ज्ञान हमेशा कुछ शब्द, कुछ मंत्र या कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमें पता होती है। लेकिन कृष्णमूर्ति का अवेयरनेस एक नहीं, कई स्टेप आगे जाके है। वो बात करते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस की। किसकी? चॉइसलेस। जो कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, अर्जुन एक योगी वो होता है जिसको दुख और सुख डिस्टर्ब नहीं करता है, एक समान दिखाई देता है। वही कृष्णमूर्ति बोलते हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ तो आप योगी होंगे तब जाकर के आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा दुख और सुख। लेकिन अभी तो मैं योगी हूँ नहीं, अभी तो मैं साधक हूँ। तो मैं इंतज़ार करूँगा कि एक समय ऐसा आएगा कई सालों बाद या कई जन्मों बाद, जब मैं योगी बनूंगा तब जाकर के दुख सुख मेरे लिए एक समान होगा। अभी तो मैं दुखी हूँ। कृष्णमूर्ति बोलते नहीं, आप अभी उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। चॉइसलेस, चॉइस मतलब होता है चुनना और लेस मतलब बिना चुने। तो एक ऐसी अवेयरनेस जहाँ पर आप कोई चॉइस नहीं करते हैं। खाना आता है तो जो भी खाना प्लेट में है उसको आप खा लेते हैं। हाँ, अगर आप मन का खाना नहीं खाएंगे, आपका स्वाद का खाना नहीं खाएंगे, तो आपको गुस्सा आएगा। जब आपके मन का कोई भी काम नहीं करेगा तो आपको गुस्सा आएगा। और ये अपने आप में अगर आप अवेयरनेस को समझ सकें तो एक ये फ़िल्टर का प्रोसेस है। फ़िल्टर समझते हैं? छन्नी, चाय छानते हैं, उसमें आप चाय की पत्ती छन्नी में ही रोक लेते हैं। जब आप कोई ऐसा खाना खा रहे हैं, ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जिसको डील करते समय आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको अपना गुस्सा दिख रहा है। आपको अपना गुस्सा दिख रहा है। अगर आप गुस्से के प्रति अवेयर हो सके तो आप उसको छोड़ सकते हैं। देखिए, अगर आपने गुस्से के प्रति अवेयर नहीं हुए और उसको छोड़ा नहीं तो क्या होगा? आप जिस इंसान से नाराज़ हैं उसके प्रति आपके मन में एक परत जमा हो जाएगी, एक दुश्मनी की परत। आप ये भूल जाएंगे कि वो इंसान जो भी कुछ कह रहा है वो एक मजबूरी के तहत कह रहा है। जब अंगुलीमाल ने गौतम बुद्ध को कहा कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, तो अंगुलीमाल जानते थे ये कि वो मजबूर है, वो मन से मजबूर है, हैबिट से मजबूर है। जब हमको अपने अंदर की इमोशंस के प्रति अवेयरनेस होती है तो हम उसको छोड़ सकते हैं। टाइम लगता है। जैसे आपको अगर पता है कि ये घाव है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। टाइम लगता है, लेकिन वो तभी होगा जब आपको पता है कि ये बीमारी है। अगर कोई इंसान पागल है, उसे एक ब्रांड का कपड़ा चाहिए, एक स्टाइल में जीना है उसको, और वो नहीं मिलेगा तो दुखी और परेशान हो जाएगा। तो ऐसा आदमी अवेयर नहीं है अपने गुस्से के प्रति। उसको ये नहीं पता कि वो किसी सामान से, किसी घटना से बंधा हुआ है। देखिए, हमारी बुद्धि तो हर चीज़ को समझना चाहती है और फ्री होना चाहती है। वो इसीलिए दुनिया को समझना ही चाहती है, क्योंकि हमारी बुद्धि के हिसाब से कुछ अजीब चीज़ है ये आसपास की दुनिया।
उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है, भूख क्यों लग रही है, चोट क्यों है, दर्द क्यों है। दर्द अपने आप में एक सवाल है, क्यों ऐसा है दुनिया, कोई मरता क्यों है। लेकिन ये सवाल जब बुद्धि पूछता है तो उसको जानना चाहता है कि अच्छा इसके पीछे कोई और चीज़ है क्या, इसके अलावा कोई दुनिया है। लेकिन जब ये इमोशन पूछता है तो इमोशन पूछता उसका नहीं है, उसको तो बस चाहिए, जो मर गया है उसको वापस चाहिए, जो चीज़ मुझे पसंद है मुझे वापस चाहिए। वो देख नहीं पाता सच्चाई क्या है, जो मर गया है वो मर चुका है। तो जब आपको अपने इमोशंस एक बीमारी की तरह दिखाई देंगे तब आप उसको आराम से छेड़ेंगे नहीं, और उसमें से निकलने वाले विचार आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपका दिमाग कहता है कि ये आदमी दुष्ट है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, आज ही पता चला कि पिताजी ने एक प्लॉट लिया था और वो प्लॉट जिसने उनको बेचा था वो आदमी अब ख़त्म हो चुका है। उसमें टोटल 7,000 या 8,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन थी, जिसमें से 2,000 स्क्वायर फीट ज़मीन उसने किसी और को बेच रखी थी। अब वो मर चुका आदमी, तो परेशान हो बेचारे। मैं भी गया था, देखा वेखा। अब जो किस्मत है, क्या कर सकते हैं। आज पता चला है जो बाकी बची ज़मीन थी वो हमको बेचने से पहले किसी और को बेच चुका है। कुल मिलाकर के उनका करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए का वो प्लॉट गया। समझदार हैं बाबा, बोलते हैं अरे उसको परेशान न करो, दुखी हो जाएगा। आशीष बोलते हैं अरे हम लोग मर जाएंगे, उनकी किस्मत में होगा तो नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। मैंने उनसे एक बात कही कि पापा मैंने जब वो ज़मीन ली थी यहाँ पर, इसमें मुझे धोखा मिला। नहीं, यहाँ लखनऊ की भी और यहाँ की भी, लखनऊ से भी मुझे सीख मिली, यहाँ लखीमपुर वाली, उसमें मैंने एक रूल बनाया था। ये रूल थोड़ा मुश्किल है फॉलो करना, कि जिस इंसान से आप ज़मीन लें उस इंसान को भी आप परखें, उसको मिलें, 2 बार 3 बार मिलें। अगर वो इंसान आपको ठीक लगता है, काइयाँ नहीं लगता, झूठ बोलने वाला नहीं लगता, तो फिर उसके साथ आप डील कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सबसे ज़्यादा ज़मीन ली है ओपी श्रीवास्तव जी से, 4 प्लॉट लिए उनसे। बीच में अभी रिसेंटली एक आदमी था जो हम लोग का प्लॉट खरीदना भी चाहता था, हमको प्लॉट बेचना भी चाहता था। उसको मिलने गए थे, मैं और श्रवण दोनों मिलने गए थे। भैया तो पीछे पड़ा था, आज के आज बयाना दे दो, आज के आज, और वो नज़र नहीं मिला रहा है। तो हम लोग उसको छोड़ दी। मैंने पिताजी को बताया कि ये रूल मैंने बनाया है, जब आप किसी को ऑब्ज़र्व करते हैं और आप अपने थॉट्स को और अपने इमोशंस को ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो आपके लिए रास्ता भी बन सकता है, ज्ञान भी बन सकता है। लेकिन वो तब जब आप अपनी अवेयरनेस के साथ खेलते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं तो आप ध्यान से देखते हैं तो। लेकिन आप तो भैया अपने ही इमोशन से परेशान हैं। मेरा मन कह रहा है कि ये चीज़ सही है, आपके गुस्सा, ये तो हम कल पढ़ रहे थे पैराडॉक्स। किस चीज़ का पैराडॉक्स था? इम्पोस्टर सिंड्रोम, जिसमें आपको लगता है मैं इतना समझदार नहीं हूँ, मैं इतना जीनियस नहीं हूँ, मेरे जिम्मे इतना बड़ा काम नहीं हो सकता, मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आप अपने ही विचार से परेशान हैं। चॉइसलेस अवेयरनेस का मतलब है आपके मन में एक है खूब बड़ी सी लाइट, रोशनी, और वो रोशनी आप बढ़ाते जाते हैं और उस रोशनी में आपको सब चीज़ दिखाई देती है, हर चीज़ दिखाई देती है। और वो रोशनी खाली रोशनी नहीं है, वो स्पेस भी है, खाली जगह भी है। बड़े बड़े पत्थर को हटा देती है वो। आंधी और तूफान आता है तो पेड़ पौधे उड़ जाते हैं। इस आंधी और तूफान में, आपके अवेयरनेस की तूफान में, पत्थर भी उड़ जाते हैं। कल हमने जो बात की थी, सबसे पहला लेवल ऑफ अवेयरनेस था जिसमें कि आप जब दूसरों को देखते हैं तो आपके मन में क्या बनता है? ओपिनियन बनता है। यूजुअली काम का होता है जब इमोशंस नहीं आते। जैसे इमोशंस आते हैं आपके ओपिनियंस गलत हो जाते हैं, चाहे दूसरों को देख के चाहे खुद को देख के। अपने आप को शीशे में देख रहे हैं, भगवान का बड़ा शुक्र है कि मैं कम से कम स्वस्थ हूँ, भूख लगती है, नींद आती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। गए स्कूल, टीचर ने डांटा,
या ऑफिस में बॉस ने डांटा या कोई और परेशानी आई, अपने आप को देखते हैं शीशे में या खुद के बारे में सोचते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ये है आपका ओपिनियन, आपकी राय। इसी का हाँ होते तो हैं, लेकिन नॉर्मली ओपिनियन जो इमोशंड होते हैं वो ज़्यादा फिक्स्ड होते हैं, वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। इसी का इस्तेमाल करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ जब आपको प्रचार दिखाती हैं कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, या वो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे, एक वीडियो आ रहा था इसमें मोदी जी बोलते बताइए अभी नवरात्र का टाइम चल रहा है और लोग मांस खा रहे हैं। तो ये एक इमोशन ट्रिगर करने की कोशिश है। इसके ऊपर शुभम को याद है कि मोदी ने ईरान से हाँ वही को निकलवाया, वो भी न्यूज़ आ रही है। ये चीज़ प्रॉपरली ब्रांड करके दिखाया गया। इसको सुनूंगा मैं, हमने पढ़ा था एस सेंटर के नाम से, वो एक्टिविटीज़, वो थॉट्स जो आपके अंदर के खून को उबाल दे। आर्टिकल 370 के नाम से फिल्म आई है जिसमें दिखाते हैं मोदी जी ने अकेले ही पूरा का पूरा कश्मीर को इंडिया में वापस ले लिया। लेकिन मैं देख रहा था वो जो वांचू, क्या नाम है उसका, फुनसुक वांगडू, तो फिल्म का हीरो था, कैरेक्टर था। जो असली आदमी था उसका नाम क्या था? सोनम वांगचू, सोनम वांगचू जो एक्चुअल आदमी है। वो 21 दिन तक उपवास किया उसने। वो कह रहा था कि लद्दाख में चाइना की जो आर्मी है वो घुसपैठ कर रही है, कब्जा कर रही है और कोई जा नहीं रहा है। प्लस एक और बड़ी घटना हो रही है इंडिया में, मणिपुर में खूब रेप हो रहे हैं, लड़कियों की मौतें हो रही हैं। उसका एक वीडियो पे बड़ा ख़तरनाक वीडियो आया था। एक बच्ची थी, लड़की थी, उसको नंगा करके वो लोग रोड पर दौड़ा रहे थे आदमी लोग, और बता रहे हैं वहाँ पर जाते नहीं बेचारे, हमारे मोदी जी जा ही नहीं पाते। खैर, ये सारी की सारी बातें क्या हैं? आपके इमोशन को ट्रिगर करने के लिए है। अगर आप अवेयरनेस वाले नहीं इंसान हैं, आपके अंदर में अवेयरनेस नहीं है, तो आप बोलेंगे यस ये सही कह रहा है। जिसकी बात को आप पसंद कर लेंगे वो आपका हीरो। आप बात की गहराई तक नहीं जाना चाहेंगे। यह है फर्स्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस, जहां पर आपको ओपिनियंस बनते हैं। किसी को भी देखो तो ओपिनियन बनते हैं। जैसे हम सब यहाँ बैठे हैं, तो मुझे पक्का है कि जब शुरू में श्रवण आए तो उसके प्रति आपका ओपिनियन बना, श्रवण का हम सबके प्रति ओपिनियन बना। अभी सबसे नए एंट्री प्रतीक हैं, ये भी हम सबके लिए ओपिनियन बनाए हैं और हम सब ने भी इनके लिए ओपिनियन बनाए हैं। लेकिन इसके प्रति अगर आप अवेयर नहीं होते हैं तो ये ओपिनियन और ज़्यादा सड़ जाता है। फिर आप धीमे धीमे अपने ओपिनियन से बात करते हैं, सामने वाले इंसान से बात नहीं करते। अगर वो आपको पसंद है तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा करते हैं, नापसंद है तो लगते हैं यार टाइम वेस्ट करने आ गया ही। तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस है। कृष्णमूर्ति बोलते हैं अगर इसके प्रति अवेयर रहे, हर एक ओपिनियन के प्रति अवेयर रहो, यूज़ करो ओपिनियंस को, यूज़ करो। ऐसा नहीं कि ओपिनियन बकवास है। अगर कोई आदमी आपको झूठ बोल रहा है, इसका मतलब वो आदमी झूठ बोलने की उसको हैबिट है, वो झूठ बोल सकता है, ये जानकारी होनी चाहिए। लेकिन उसमें आप ये अपने आप को बताओ कि आदमी ने झूठ बोला है, बस वो आदमी क्रिमिनल है, ये नहीं। ओपिनियन धीमे धीमे सड़ता है। जैसे अगर मैं स्कूल में एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया या टीचर ने डांट दिया तो मेरा मन कहता है मैं ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। ये होता है जब आप एक थॉट को एक फैक्ट की तरह नहीं देखते हो, एक ओपिनियन को छोड़ देते हो, तो धीमे धीमे वो बड़ा सा झाल बन जाता है, जंगल बन जाता है, वो दुख बन जाता है, कहानी बन जाता है। और उसके प्रति अगर अवेयर होते हो तो आप बोलते हो हाँ, आज मेरे टीचर ने मेरे मार्क्स को देख करके ये कहा कि मुझे नहीं आता अच्छे से, लेकिन यही हमने पढ़ा था कल वाली सीरीज़ में हिडन टैलेंट में, कि जब उसको उसकी टीचर्स ने कहा तुम फेल हो जाओगे, तुम सी पाओगे क्लास में, तुम्हें जाकर के फिर से फेलियर क्लास होनी चाहिए, तो उसने क्या कहा अपने आप को, ये टीचर्स मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मैं मेहनत करूँगा। ओपिनियंस बहुत काम की हैं, बशर्ते आप उसको लिमिट करके फैक्ट की तरह देखें। उसके बाद आता है मोटिव्स, ये थोड़ा मुश्किल है।
और ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप सब्र के साथ में पढ़ना चाहेंगे अपने मन को, सब्र के साथ। क्योंकि दिन भर जब गर्मी लगती है, धूप लगता है, नींद आती है, तब ये सब अवेयरनेस ख़त्म हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं अगर आप अवेयर हो देन यू आर अवेयर ऑफ मोटिव्स ऑफ माई हैबिट्स ऑफ थॉट्स। हमारे थॉट्स की अपनी हैबिट है। देखिए हमारे पिताजी है ना, वो जब सोचते रहते तो ऐसे करते हैं पापा। ये हमारे हाथ की हैबिट है, इसको तकिया कलाम ने, इसको टिक्स बोलते हैं। हम में से अब ज़्यादातर लोगों की इंस्टाग्राम की हैबिट है, जो भी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं और जो लोग भी इंस्टाग्राम चला रहे हैं उन सब की हैबिट है। इंस्टाग्राम मतलब शराब है। अगर आपने देखना शुरू कर दिया तो आप छोड़ नहीं सकते। आज मैंने लकीली इंस्टाग्राम को सुबह ऑलमोस्ट 10-15 मिनट वेस्ट हुआ, उसके बाद एक बड़ा सा धक्का लगा मुझे, फिर मैंने रख ही दिया बंद करके। अभी तक मैंने चलाया नहीं, तो मैं अपनी हैबिट को ठीक कर रहा हूँ। कृष्णमूर्ति बोलते हो थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल है अपने थॉट्स की हैबिट को पहचानना। कभी ऐसा हुआ आप लोगों के साथ में कि आप एक बात के लिए दुखी थे और किसी तरह से उस दुख में से निकले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में, और फिर से हफ्ते 10 दिन बाद फिर से उसी बात के लिए दुखी हो गए, वही बात के लिए? तो ये क्या है? समझ गई वो। ये थॉट्स की हैबिट है। समझ जो है वो एक आंधी की तरह काम करती है कचरे को हटाने के लिए, लेकिन थॉट्स बेचारे पूंछ की तरह हैं। आपने सीधा किया फिर से वापस वहीं आ जाते हैं। अगर आपको ये दिख जाए कि ये थॉट्स हैं जो अभी 1 हफ्ते पहले आए थे, तो आपको बिजली का झटका लग जाएगा। अरे ये क्या है यार, ऐसा आप तुरंत फ्री हो जाएंगे। बस आपको खाली दिख जाए, अरे यार यही थॉट तो मुझे 1 हफ्ते पहले आया था और मैं दुखी हुआ था, आप फ्री। जितनी बार आप एक थॉट को देख पाए कि ये मेरे थॉट्स की हैबिट है, और ये चीज़ फिर आपके फिजिकल हैबिट में भी काम करती है। अगर आपको ये दिख गया कि मैं इस काम को बार बार करता हूं और मेरा टाइम इसमें वेस्ट होता है, तुरंत जैसे ही आपको ये बात याद आई, आपकी अवेयरनेस में आई, आप तुरंत उसको छोड़ देंगे। फिर वही थॉट्स की वजह से उस टाइम वो चीज़ सच्चाई रहा हो, तो फिर दोबारा वही थॉट आया तो वो क्या पता वही चीज़ सच्चाई हो। देखिए कुछ थॉट्स हैं जो बड़े काम के थॉट्स हैं। जैसे अभी इनको जाना है, खेत में मिट्टी डलवाना है, गुड़ाई करवाना है, तो वो थॉट्स चाहिए और उस थॉट्स को उसके ऊपर अमल भी करना है। इनके दिमाग में टेंशन बना होना चाहिए। लेकिन ये थॉट कि आखिर क्या होगा मेरी ज़िंदगी का, ये 100 साल का सोच लिया, क्या होगा मेरी ज़िंदगी का, क्या कर रहा हूं मैं, कहाँ जा रही है मेरी लाइफ। इस तरह के ढेर सारे ऐसे थॉट्स हैं जिनका कोई उत्तर नहीं है, वो खाली शौकिया दुखी थॉट्स हैं। जैसे एक बच्चे को किसी ने पूछा आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, तो उसने क्या कहा, नहीं पता। खुश होना चाहता हूं। ये एक थॉट है जो बताता है कि आप दुखी हैं अंदर में अभी, इसलिए खुशी खोज रहे हैं। ऐसी क्वेश्चन सही तो लिमिटेशन पता चलेगा। बिल्कुल, आप जब अपने थॉट्स की लिमिटेशन पता चले, लेकिन इसमें तो आप बहे हुए हैं। कहाँ जा रही है मेरी ज़िंदगी यार। सर हम गए थे आज, बहुत बेइज्जती किया उसने, हमारा काम नहीं हो पाया। अब हम करके दिखाएंगे आपको, अब कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। कैसे पता आपको कि कल आप मुझे शिकायत का मौका नहीं देंगे? वो दुर्घटना नहीं हो सकती जो अभी हुई। मन का काम है, थॉट्स का काम है आपको दुनिया की रियलिटी को एज इट इज़ दिखा पाना, जो हमेशा नहीं कर पाता। और वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि इमोशंस हमको बहा ले जाते हैं। लेकिन ये बात तो उससे मुश्किल है। थॉट्स की हैबिट और मोटिव्स को पहचानना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पे हैं, स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं, उनके दिमाग में मोटिव नहीं होना चाहिए। मोटिव क्या होता है? किसी चीज़ को करने के लिए कोई रीज़न। ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, अगर मैं भक्ति करूँगा तो भगवान मिलेगा, मैं ध्यान करूँगा तो एनलाइटमेंट मिलेगा।
और 1 साल 1.5 साल में हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो मैं शादी करूँगा। ये एकदम क्लियर मोटिव है। ये वाली किताब पढ़ूंगा, जनोगा पढ़ूंगा तो पक्का एनलाइटन हो जाऊंगा। ये मोटिव है। अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने आशीष को डांटा था, याद नहीं हो जब लैब में काम कर रहे थे तो मैंने डांटा था। हाँ, लैब में, हाँ जो प्रिंट किया था, हाँ जो आशीष लैब में जो काम करते हैं, कुछ काम कर रहे थे तो मैंने उनको डांटा था। उस डांट के बाद से वो मेरे से नज़र नहीं मिलाते। वो पहले मुझे देखते थे, गुड मॉर्निंग करते थे, नमस्ते नमस्ते करते थे, मुस्कुराते थे। वो मुस्कुराहट अब बेचारे की सूख चुकी है। अब उनका जो मोटिव था, मोटिव क्या था? जब भी मुझसे नज़र मिलाते थे, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते थे, तो मोटिव क्या था? सर, इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? मस्का। अच्छा, अब जानते हैं ना, मस्का लगाना और जेन्युइनली किसी को देख करके उसको फील करना और उसको कनेक्ट करना, उसको नमस्ते करना, प्रणाम करना, दोनों में डिफरेंस जानते हैं आप? कैसा होता है डिफरेंस? आप कैसे पता कि आप किसी को नमस्ते कर रहे हैं तो मस्का नहीं मार रहे हैं और एक मस्का मार रहा है? सिंपल सी बात है, जो मस्का होता है वो अगर आपका काम नहीं हुआ, रुक गया, तो मस्का रुक जाएगा। और जो जेन्युइन लव होता है किसी के लिए, वो बहता रहता है। मैंने देखा है श्रवण को, आपको, जब भी हम सुबह आते हैं नीचे तो आप देखकर मुस्कुराते हैं, नमस्ते वस्ते करते हैं आप लोग। मैं डांट भी दूं तो आप लोग स्पॉन्ज की तरह, जैसे हमने हिडन टैलेंट में पढ़ा था, स्पॉन्ज क्या होता है? वो सोखता है, फीडबैक सोखता है, तो आप लोग उसको सोखते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ है अपने मोटिव्स को पहचानना, क्योंकि ये मोटिव्स हम जानबूझ के नहीं बनाते, हमारी ज़रूरतें बनवाती हैं। आज अगर आशीष नाराज़ हैं, वो कोई गलत काम कर रहे थे तो उनकी ज़रूरतें करवा रही थी। अब वो ज़रूरत भले उनके हिसाब से जायज़ है, हमारे हिसाब से नाजायज़ है। हमारी ज़रूरतें, हमारी मोटिव्स, ख़ास तौर से स्पिरिचुअल आदमी की लाइफ में कोई मोटिव नहीं होना चाहिए। उसका केवल एक ही मोटिव होना चाहिए कि इस मोमेंट पर मैं क्या हूँ, क्या चल रहा है मेरे अंदर में, मैं इस बात को इतना तवज्जो क्यों दे रहा हूँ। कल बड़ी ताज्जुब की बात है, कल मेरी बिटिया गई थी लखनऊ। आमतौर पे जब बेचारी लखनऊ जाती है तो रात को 8-9 बज जाते हैं। कल कितने बजे पहुँची वापस? 5 बजे पहुँच गई। और इसका आने का अपॉइंटमेंट भी और पहले ही हो गया था। कितने बजे? बिटिया ने मेरी फ़ोन करके बड़ी मम्मी को पूछा कि जाना कितने बजे है शाम को? नहीं, उसमें बड़ी मम्मी का फोन आया था। अच्छा उसने निकलने से पहले पूछा था आज जाना है। अच्छा। अब इसमें सिंपल सी बात सोचिए, अगर आपके दिमाग में कोई काम पहले से है कि आपको ये काम करना है, तो वो आपकी अवेयरनेस में अगर है तो काम हो जाएगा। अगर वो अवेयरनेस में नहीं है तो काम नहीं होगा। इनके अवेयरनेस में था कि शाम को पल्लवी की हल्दी में जाना है, तो लखनऊ जाने के बाद भी ये जल्दी वापस आ गई। अब मेरी बात समझिए, स्पिरिचुअलिटी में अगर आपका कोई मोटिव है तो वो आपको अपने आप को समझने में रुकावट पैदा करेगा। एक एग्जांपल के लिए, आपने पढ़ लिया है कि माइंड में क्रोध अगर आया तो आप एनलाइटेंड नहीं हो सकते। क्रोध एक नेगेटिव इमोशन है, ठीक? ये आपने समझ लिया, पढ़ लिया, इस बात में कोई गलती नहीं। अब आपको आया क्रोध, तो उस समय आपका मोटिव ये है कि क्रोध नहीं आना चाहिए मुझे। क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं तो मेरा एनलाइटमेंट नहीं हो पाएगा। और आपका काम क्या है? कृष्णमूर्ति या रमण क्या बोलते हैं, जब क्रोध आए तो आपका क्या काम है? क्रोध को पहले समझो, उस क्रोध में तुम किस चीज़ से फंसे हुए हो, कौन सी चीज़ तुम्हारी वासना है। क्रोध तो बताता है कि किस चीज़ से आप बंधे हुए हो। और आप अगर क्रोध को ही दबा देते हो तो ऐसा हो गया जैसे एक मरीज़ को खांसी आ रही है, उस खांसी से आपको पता चलेगा कि उसके फेफड़े में न्यूमोनिया है कि कैंसर है कि कोई और प्रॉब्लम है, आपने उसको खांसी दबा दी दवाई दे करके। तो खांसी हो सकता है कुछ दिन रुक जाए, आपने बेहोश कर दिया उसको, नींद में आदमी, खांसी नहीं आ रही।
या कोई ऐसी दवाई दे दी इसको खांसी रुक गई 2-4 दिन के लिए। तो आपने अपने मोटिव को पहचाना ही नहीं। इसलिए कृष्णमूर्ति बोलते हैं अगर आप पहले ओपिनियंस को देखते रहोगे, आप जानोगे कि ये ओपिनियन है मेरा, ये सच्चाई नहीं है, तब आप धीमे धीमे अपने मोटिव्स को और अपने थॉट्स की हैबिट्स को पहचान पाओगे। ये जब तक आपको नहीं पता चलता, ये मुझे पता चला था जब मैंने ज़ुनुगा को पहली बार पढ़ा और मुझे लगा मेरे अंदर में यार एक इमोशन है, अरे बाप रे बाप। तब मुझे पता चला कि 15 साल से जब मैं ओशो को पढ़ रहा हूँ, मैं उसके थ्रू कुछ पाना चाहता हूँ, कुछ पाना चाहता हूँ। ये सेकेंड लेवल का था। थर्ड लेवल का आज मुझे थोड़ा सा बताना है आपको। कृष्णमूर्ति बोलते हैं ये सब चीज़ जो बता रहा हूँ ना, ये भी अभी खाली अवेयरनेस का एक छोटा सा पार्ट है। कहते हैं अगर एक पेड़ खाली एक पत्ता थोड़ी पेड़ होता है, उसका फूल या फल खाली ये पेड़ थोड़ी होता है। हर चीज़ जो पेड़ बनाती है वो सब कुछ ऐसे ही अवेयरनेस में आपने अपने थॉट्स को देख लिया। आप बोलेंगे अरे सर मुझे समझ में आ गया अवेयरनेस क्या होता है, थॉट्स को देखना है। अब मैं अपने सारे थॉट्स देख लेता हूँ, लेकिन क्या थॉट्स को देखते देखते अवेयरनेस इतनी बड़ी है कि आपको अपने मोटिव भी दिख जाते हैं। जब आप अचानक से लगता है कोई ऐसी चीज़ निकल के आई, वैसे आप बड़े खुश थे, कोई लालच वालच नहीं, लेकिन अचानक से कोई ऐसी चीज़ निकल के आई, उसने आपकी लालच को जगा दिया। इसके लिए बहुत गंदा चुटकुला सुनाते थे ओशो। बोलते थे एक औरत थी, लड़की थी, लिफ्ट में जा रही थी, एक आदमी ने उसको बोला चलोगी सोने मेरे साथ? तो बोलती क्या बदतमीज़ी है, क्या समझ के रखा है तुमने मुझे? तो बोलता है ठीक है चलो 500 रुपये दूंगा। चिल्लाती है 1000 रुपये, चिल्लाती है। ऐसे करते करते जब 10,000 तक पहुंच गया वो आदमी, तो बोलती ठीक है चलो बस एक ही बार। तो वो औरत का एक मेंटल लेवल था कि इसके ऊपर पैसा मिलेगा तो मैं सो जाऊंगी। ये हमारा भी है। हम स्पिरिचुअलिटी में ठीक है भगवान की भक्ति कर लेंगे, बुक भी पढ़ लेंगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद हम इतना डेस्परेट हो जाते हैं, डेस्परेट समझते हैं, इतने बेसब्र हो जाते हैं कि हमको अगर कोई शॉर्टकट पता चल जाए एनलाइटेंड होने का तो हमें बता दो। अब वो हो सकता है कि कई सालों से आपने पढ़ा और अंदर में इमोशंस क्रिएट हुए उस पढ़ने के लिए, एनलाइटमेंट के लिए, उसकी वजह से हो, या आपके मन में एक पिक्चर बनी कि मेरी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा जब मैं एनलाइटन हो जाऊंगा, है ना, आपकी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एनलाइटन आने से। इनको भी लग रहा था कि एनलाइटन जो आदमी हो जाता है उसकी तो गाड़ियाँ बंगला बड़ा प्रसिद्ध हो जाता है। आज नहीं, एक बात मैं आपको सच बताता हूँ। आज बड़ी मम्मी ने मुझे एक वीडियो दिखाया एकहर्ट टोल का। उसमें एक आदमी ने पूछा एकहर्ट टोल को कि आपकी दिनचर्या क्या होती है, आप दिन भर सुबह से शाम तक करते क्या हैं? तो उसने कहा मैं बहुत बोरिंग लाइफ होती है मेरी, बैठा रहता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ, पेड़ के पास बैठता हूँ, कभी कुछ लिख लेता हूँ। बोलते जब मैंने किताब लिख ली थी अपनी कई साल पहले, बहुत कम लोग पढ़ते थे। फिर मैं लोगों को इकट्ठा करता था लेक्चर देने के लिए, सेमिनार करने के लिए, ये प्रोग्राम करने के लिए। ध्यान वान सिखाते थे वो, अभी भी सिखाते हैं। तो कभी 2 लोग आते थे, कभी 10 लोग। एक बार तो एक आदमी आया खाली। फिर एक दिन बोलते मैंने पूछा अपने आप से, मतलब बोलते मैं भगवान से पूछ रहा था, लाइव से पूछ रहा था, ऐसे ही अपने आप से पूछ रहा था कि इतनी अच्छी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको और लोगों को मिलना चाहिए, दुनिया को मिलना चाहिए। अगर लाइफ चाहती है तो मिलना चाहिए, ऐसे करके उनको मन हुआ। फिर बोलते हैं उसके कुछ महीने बाद मैं इंग्लैंड में रहता था, यूके में, वहाँ से शिफ्ट करके मैं गया नॉर्थ अमेरिका। पूरा कॉन्टिनेंट बदल दिया, पूरा देश बदल दिया। और वहाँ से बोलते हैं फिर मैं पहुँच गया ओपरा विनफ्रे, एक बहुत बड़ी ऑथर, पॉडकास्टर, इंटरव्यूअर हैं, टॉक शो चलाती हैं, और उसकी बात तो भैया खूब फेमस हो गए। लेकिन उनके मन में भी ये बात आई कि जो भी मैं सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो दुनिया तक पहुँचना चाहिए। बोलते मुझे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, एक आदमी सुने चाहे 10 आदमी सुने। अभी भी बहुत से लोग जब जाता हूँ, मैं रोड पे जाता हूँ, तो मैं अपनी टोपी पहन के जाता हूँ, मुंह छुपा के जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग देख करके मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। लेकिन जब कोई हमको देखता है, हमारी तारीफ़ करता है,
और हमको अच्छा लगता है, तो ये हमारा बहुत हिडन मोटिव है। जो चीज़ हमारे अंदर में ट्रिगर हो जाती है वो हमारा मोटिव है। अगर कोई इंसान हमारे अंदर में गुस्सा ट्रिगर कर सकता है, चाहे वो कितना भी गलत इंसान हो, अगर वो हमारे अंदर में गुस्सा ट्रिगर कर सकता है तो वो गुस्सा मेरा मोटिव है, मैं कुछ पाना चाहता हूँ। इसलिए कृष्णमूर्ति कह रहे हैं अवेयरनेस मतलब पूरा का पूरा पेड़, हर चीज़ के प्रति आपको अवेयर होना पड़ेगा। अगर आप केवल एक थॉट को देख पा रहे हैं और कभी कभार अपने इमोशन को देख पा रहे हैं तो वो कंप्लीट अवेयरनेस नहीं है, वो एक छोटा सा अवेयरनेस है। अब सुनिए प्रॉब्लम क्या होती है, हम क्यों थोड़ा सा तो अवेयर हो जाते हैं थॉट्स के प्रति, लेकिन वो अवेयरनेस बढ़ और पूरी लाइफ में नहीं होता, हर चीज़ के लिए प्रति अवेयरनेस नहीं हो पाता। पता है क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हमको ख़राब लगती हैं उसके लिए हमने फिक्स्ड थॉट्स बना रखे हैं कि ये ख़राब है ही तभी ख़राब लग रही है। हमको ये माइंड का प्रोसेस को समझना है। ये माइंड मतलब जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो किसी को देखते ही कुछ कुछ बोलता है, हमारे मन का काम नहीं होता तो रोता है, ये एक माइंड का प्रोसेस है, एक बड़ा सा मशीन है। इस पूरे प्रोसेस को अगर समझना है तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं ये तब नहीं हो पाएगा अगर आप इसको कंडेम कर रहे हो या जस्टिफाई कर रहे हो। पब्लिक में नहीं, अकेले। कंडेम मतलब दबा रहे हो। उसकी बुराई कर रहे हो। तो किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है, अगर उसमें से किसी भी बात को आपने कंडेम किया, नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे साथ, ज़िंदगी ने बहुत गलत किया मेरे साथ, किसी बात को देख करके आप कहते हैं ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपका कंडेमनेशन है, और अगर ये चल रहा है तो आप अपने माइंड के प्रोसेस को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत रेयर ज्ञान है, ये भक्ति योग में नहीं मिलती। भक्ति योग में आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ गलत हुआ भगवान ठीक कर दो, सही हुआ भगवान तुम्हारा धन्यवाद। सारा कंडेमनेशन अलाउड है, सब जस्टिफिकेशन अलाउड है। आपने कुछ किसी के साथ बुरा किया, अब आप क्या बोलते हैं, वैसे मैं बुरा करता नहीं, उसने मुझे उकसाया। यह है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन मतलब मेरे मन में एक थॉट है और वो फिक्स्ड है और मैं बोलता हूँ ये सही है। कह रहे हैं अगर आप अपने मन में चलने वाली किसी भी कंडेमनेशन को, किसी भी चीज़ को कंडेम करते हो मतलब उसकी बुराई करते हो, जस्टिफाई करते हो मतलब उसकी तरफदारी करते हो, तब आप अपने माइंड को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि आप अपने माइंड को किसी चीज़ के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हो, जोड़ के देख रहे हो कि मैं इस टाइप का आदमी हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद हैं और ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं हैं। तो आप इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे स्पेस में आपने एक रूप ले लिया है, उस रूप को ये चीज़ें पसंद है, ये चीज़ें पसंद नहीं है, और आप ये हैं नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आप ये हैं नहीं, आप ये रूप रंग है नहीं, आप ये थॉट्स नहीं हैं, आपका ये बिहेवियर जो है वो केवल टेम्परेरी है और ये जाएगा, छिनेगा, और आप फिर दुखी होंगे और मरेंगे। बिकॉज पर्सनैलिटी मरती है, स्पेस नहीं मरता। बोलते हैं भैया आप अवेयरनेस की यात्रा में बहुत आगे चल नहीं पाओगे, क्योंकि आप हर रोज़ इकट्ठा करते जा रहे हो। जो भी बातचीत हुई, जो भी एक्सपीरियंस हुए, जो भी लोगों ने अच्छा कहा, जो भी बुरा किया, आप कुछ छोड़ते ही नहीं हो। वो सब इकट्ठा, अभी नहीं लेकिन इकट्ठा जब जिस समय बहुत क्राइसिस की मोमेंट आएगी उस समय निकाल के बताऊंगा। तुझे याद है तूने मुझे क्या कहा था उस दिन? और 2 साल पहले भी यही कहा था, 5 साल पहले भी कहा था। इसका मतलब तेरा यही मन है। आप अगर, कृष्णमूर्ति कहते हैं, आपने अगर इकट्ठा करते रहे अपने एक्सपीरियंसेस को, तो आप अवेयरनेस की यात्रा में आगे जा नहीं सकते, क्योंकि तब आपकी अवेयरनेस ब्रह्मांड को नहीं तोड़ेगी, ब्रह्मांड के आर पार नहीं दिखाएगी आपको। आपकी यही पिक्चर चलाती रहेगी जो आपके मन के अंदर चल रही है, कि कौन कौन आपका दुश्मन है, कौन कौन आपके पीछे पड़ा है। कोई पीछे पड़ा नहीं है। आपके साथ कुछ हुआ 2 साल पहले, कुछ हुआ 5 साल पहले, ठीक ऐसे ही जैसे आपको बुखार आया, खांसी आई, आपको कभी उल्टी आई, उसके बाद बोलोगे नहीं भगवान ने उल्टी कराया था मुझे। आप जब भी किसी बात को एक्यूमुलेट करते हो, इकट्ठा करते हो, तो आप इस अवेयरनेस की यात्रा में क्या नहीं कर सकते श्रीश, आगे जा नहीं सकते। इसलिए अगर आप कोई नई चीज़ डिस्कवर करना चाहते हैं, आज मैंने श्रीश के साथ बहुत बढ़िया एक पॉडकास्ट बनाया, आप लोग देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार थी। शुरू में वो क्वेश्चंस, और ये पॉडकास्ट इसलिए बनाया है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर कोई मेरे साथ पॉडकास्ट बनाना चाहता है तो उसको वही काम करना पड़ेगा जो श्रीश ने किया। श्रीश ने अपने कितने 12 क्वेश्चन इकट्ठे किए थे कि 7,
10 क्वेश्चन इकट्ठे किए थे, 1 घंटे का पॉडकास्ट बनाया। शुरू में एकदम सरफेस पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन धीमे धीमे वो हम लोग और गहराई में कूद पाए। हम लोग को मालूम पड़ा कि क्यों मास्टर उगबे कछुआ हैं, लायन टर्टल क्यों कछुआ हैं, सबसे छोटी प्रजाति। इस तरह से बहुत अच्छी क्लास चली। लेकिन मैं बात ये कर रहा था, अगर आप कोई नई चीज़ डिस्कवर करना चाहते हैं, कोई नई बात, कोई नई इंसाइट, तो उसके लिए आपको हर एक्सपीरियंस के प्रति मरना पड़ेगा। क्या मतलब है मरना पड़ेगा? आपको ये बोलना पड़ेगा वो मैं नहीं हूँ। जो बेइज्जती हुई थी 2 महीने पहले वो मेरी नहीं हुई थी, वो अब अनुभव ख़त्म हो चुका है। पिछले जन्म में आप किसके बेटे थे, कौन पति था, वो सब आप नहीं हैं अब, वो सब सफ़ा चट है दिमाग से। ऐसे ही जो कल हुआ है आपके साथ, उसके साथ आपको यही बोलना पड़ेगा वो मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि वो 2 दिन पहले की चीज़ थी, वो मैं नहीं था, वो अब मैं नहीं हूँ। जो कुछ भी था वो 2 दिन पहले था, अब नहीं हूँ। जब आप उसके प्रति मरेंगे तब जाके आपको कुछ नया समझ में आएगा। और इस चीज़ के लिए आपको अवेयरनेस चाहिए, मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट। अभी मैं बैठा हूँ, अभी क्या चल रहा है मेरे मन में, मैं अवेयर हूँ। मैं गया, मिला दिलीप जी से, उन्होंने कोई ऐसी बात कही कि मुझे गुस्सा आया, रुको, मैं फिर से अवेयर हूँ अपने गुस्से के प्रति, उनकी बात के प्रति। फिर उसमें सुना कि अच्छा किस बात पे गुस्सा मुझे आया, कौन सी बात वो कह रहे हैं, उसको देखा, अपने गुस्से को साइड में रखा है, अभी उसको और भी समझूंगा, देखूंगा, लेकिन बात को सुना, उस पर एक्शन लिया। फिर बैठ करके अपने गुस्से को ऑब्जर्व किया। अवेयरनेस मोमेंट टू मोमेंट। अगर आप मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस में नहीं हैं तो वो क्या होगा, वो थॉट, ये गुस्सा क्या बन जाएगा, आपका इकट्ठा हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगा, आपका उस आदमी के साथ रिश्ता बन जाएगा एक दुश्मनी वाला। आप उसको साफ कर दोगे, बोलोगे नहीं दोस्ती बनी रहेगी। कौन थे उनको, सारे प्रेस वाले उनके दुश्मनी है जो उनसे सवाल पूछता है। ऐसे आप भी ढेर सारे लोगों की दुश्मनी बना कर लोगे अपने साथ। धीरे धीरे अपने मन में जब भी कोई बात आए उसको निकालिए, उसको मार दीजिए। जो किसी ने आपके साथ बुरा किया है उसको नहीं, उस बात को मार दीजिए। नहीं है, वो घटना ख़त्म हो चुकी। बचपन में कुछ लोगों ने मुझे बहुत बहुत टॉर्चर किया था, बहुत ज़्यादा, और मैं उनको गिनती में, दुश्मनों की गिनती थी मेरे पास एक डायरी में। अगर भगवान कभी मुझे श्राप देने का मौका दे तो पहले मैं इसको मरवाऊंगा, फिर इसको, फिर उसको। 3-4 लोग थे, लेकिन जब जनुका आई उसके बाद मैंने उन सब का नाम मिटा दिया। फिर मुझे याद, एक बार मैं चमोली में, हम लोग एक डॉक्टर्स की एक वैन जा रही थी, उसमें एक भाई साहब मुझसे पूछ रहे थे, डॉक्टर साहब आप बताइए कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जिसको आप मारना चाहते हो? मैंने कहा बहुत पहले थे, 15-20 साल पहले थे, अब नहीं है। मैंने कहा आपकी लाइफ में? तो बहुत लंबी लिस्ट है। और वो भाई साहब वही थे जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से जब ब्रेकअप हुआ तो जा कर के उसको लिस्ट थमा दिया कि तुम्हारे ऊपर मैंने अभी तक 7,525 रुपये खर्च किया है। मैंने गलत बोला, 7,525, 7,500 होगा तो 8,000 हो जाएगा। 8,525 रुपये खर्च किया है, निकालो पैसा, नहीं दोगी तो गोली मार दूंगा। तो बेचारी किसी तरह से अपना पैसा उसा लाकर उसको दिया, बोला धन्यवाद गुरुजी, मतलब बॉयफ्रेंड जी। ऐसे लोग फिर बहुत दुखी होते हैं, अहंकार मजबूत हो जाता है लेकिन दुखी होते हैं। ऐसे लोग मुक्त नहीं हो पाते। अगर आपको फ्री होना है तो इस अवेयरनेस के मूल मंत्र को, इसके अंत तक खेलना सीखना होगा। ये रेयर प्रैक्टिस है, ये सीधे सेक्शन 4 की प्रैक्टिस है, जहाँ पर आप डायरेक्टली डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ एक हो जाते हो। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे साथ इस दिनों का बेसिक एडवांस कोर्स की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। और अगर पर्सनली आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो दिनों का पर्सनल सीरीज़ में आप गूगल मीट में हम लोग हर हफ्ते मिलते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। और ढेर सारी अलग अलग सीरीज़ है हमारी dkbrains.com पे, आप वहाँ आइए, चेक करके देखिए कौन सी आपको पसंद आती है। ठीक है।